दिल्ली में हुआ निर्भया कांड तो आप सभी को याद होगा, लेकिन रोहतक में नेपाली मूल की युवती के साथ इससे भी ज्यादा दरिंदगी हुई थी। नमस्कार, मैं विक्रम मनेटा लेके आया हूं क्रिमिनल जस्टिस में एक बार फिर से आपके लिए सच्ची घटना। नेपाली मूल की एक युवती के साथ दरिंदगी करते हैं 9 लोग। 9 लोगों में से एक व्यक्ति शर्मिंदगी के चलते सुसाइड कर लेता है, जबकि एक नाबालिग है। और 7 लोगों को मात्र 22 दिन में रोहतक कोर्ट से फांसी की सजा होती है। आजाद भारत के इतिहास में पहला ऐसा केस है जिसमें मात्र 22 दिन में एक साथ 7 लोगों को फांसी की सजा होती है। इस पूरे केस में कोई भी आई विटनेस नहीं था। पूरे केस में मात्र साइंटिफिक एविडेंस के दम पर 7 लोगों को फांसी हुई। आइए मिलवाते हैं पीड़िता के अधिवक्ता प्रदीप मलिक से, कैसे उन्होंने आखिर साइंटिफिक एविडेंस के दम पे 7 लोगों को फांसी तक पहुंचाया। नेपाली लड़की का जो केस था वो इनफैक्ट जो दिल्ली की निर्भया था उससे भी ज़्यादा घृणित अपराध था। दिल्ली वाली जो लड़की थी उसको फेंक गए थे, उसके साथ भी काफ़ी बर्बरता की थी, लेकिन यहाँ जो बर्बरता हुई थी उसका जो डॉक्टर थे जिसने पोस्टमार्टम किया था दफ्तरवाल, उन्होंने ये कहा था कि मैंने ज़िंदगी 30 साल मैंने पोस्टमार्टम्स किए हैं, लेकिन ऐसी बॉडी मैंने आज तक नहीं देखी। ये उनका कहना था, जो जिनका इतना पुराना एक्सपीरियंस था। तो वो एक बहुत घृणित अपराध था और उसके अंदर हम यहाँ पे पहले वकीलों ने फैसला किया था कोई पेश नहीं होगा। तो जब पुलिस की तफ्तीश हो चुकी, इसके अंदर सारे उन्होंने सबूत इकट्ठे कर लिए, तो कोर्ट में जब चालान दिया गया तब मेरे पास संदेशा आया कि आपको हम प्रोसिक्यूशन की तरफ से वकील मुकर्रर करना चाहते हैं। तो सरकारी वकील तो होता ही है, तो मेरे को स्टेट की तरफ से ये हुआ आया कि आप इसके अंदर हमारी मदद करिए। तो फिर मैंने बगैर किसी फीस के मैं उस केस के अंदर प्रोसिक्यूशन की तरफ से पेश हुआ था। उस केस का रिकॉर्ड था कि वो 22 दिन के अंदर वो पूरा केस कंप्लीट कर दिया गया था। उस केस में बहुत मुश्किल था, कोई एविडेंस नहीं थी कहीं किसी तरीके का कोई ये नाम नहीं था, ये नहीं पता था किसने किया कैसे किया। एक डेड बॉडी मिली, वो लड़की नेपाली लड़की जो थी वो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त थी, वो घर से निकल गई वैसे, और कहीं किसी के हत्थे चढ़ गई और वो उन्होंने उसको ले गए, उसके साथ बर्बरता की, उसको मार दिया। उसकी डेड बॉडी जब जिस हालत में मिली थी उस वक्त वो कुत्तों ने खा रखी थी, काफ़ी हिस्सा उसके शरीर का। पहचान भी उसकी नहीं हो पा रही थी, लेकिन उसके कपड़े वगैरह थे, उससे उसकी बहन ने और उसके और जो रिश्तेदारों थे उन्होंने उसकी पहचान करी। फिर पुलिस का बहुत बड़ा इसमें रोल रहा। उन्होंने CIA की 2-3 टीम लगी हुई थी, हमारे यहाँ एक ASP थे वो उसकी टीम में शामिल थे। उन्होंने वहाँ के मोबाइल फ़ोन्स के डंप्स उठाने शुरू किए और उनसे क्रॉस चेक करना शुरू किया। तो उसमें एक आदमी के ऊपर पिन पॉइंट हुआ। वो संडे के दिन था जिस दिन ये वारदात हुई। वो मेडिकल शॉप पे गया था और वहाँ से उसने कंडोम्स खरीदे थे, उसको उन्होंने कनेक्ट किया, उसको उठाया सबसे पहले। वो गोरखपुर की जो तालाब है उसके पास उसको ट्रेस किया, उसको उठाया। उसको उठाते ही जब उसके साथ थोड़ी सी जोर किया, उसने सारा डिस्क्लोज कर दिया कि जी ऐसे ऐसे 3 लड़के थे, उनको ये मिली थी। वो पहले तो एक कोठा था ट्यूबवेल का, सड़क से करीबन 2-3 किले अंदर, वहाँ ले गए। वहाँ उन्होंने फ़ोन करके बाकी औरों को भी बुला लिया। उन्होंने बताया कि उसके साथ पहले तो सबने रेप किया, रेप करने के बाद 9 लोग उसको साथ सोडोमी कमिट की। फिर उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो मरने वाली थी, तो ये 9 के 9 उसको उठा के नहर के पास ले गए वहाँ पे
वहाँ एक दीवार सी थी, उस दीवार के पास उसकी बॉडी डाली और वहाँ पे इन्होंने जो ये सीमेंट की टीन होती है उसके टूटे हुए टुकड़े पड़े थे, वो उसके गुप्तांग के अंदर आगे से भी और पीछे से भी वो घुसाया। रॉड्स पड़ी थी, वो रॉड्स अंदर घुसाई उसकी, उसका अंदर तक बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। उसके मतलब 6-6 इंच के 12-12 इंच के 3 टुकड़े जो हैं उन एस्बेस्टो शीट के, जो सीमेंट की जो चादरें होती हैं उसके, वो उसके अंदर निकले थे। उनके नाम वगैरह पता चल गए, रेड होनी शुरू हो गई, गिरफ्तार हो गए। तो एक इनमें से थोड़ी बड़ी उम्र का था, 43-44 साल का, वो दिल्ली भागा हुआ था। उसको पता चला कि बाकी 8 के 8 गिरफ्तार हो गए, तो उसको शर्मिंदगी में या किस तरीके से कहें, उसने वहाँ आत्महत्या कर ली। ये 8 बच गए। इन 8 में से एक नेपाली लड़का ही था, वो नाबालिग था। उसका केस अलग हो गया। 7 लोग जो हैं इनके खिलाफ सबूत करते करने चाहिए। अब सबूत इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम था, लेकिन पुलिस ने बहुत कमेंडेबल काम कर रखे थे। जहाँ इनके जो जूते पहन रखे थे वो इनसे कब्जे में लिए, उनकी मिट्टी निकाली, जहाँ वारदात हुई थी वहाँ की, जहाँ पे मार के फेंकी थी वहाँ की मिट्टी के सैंपल लिए, वो मैच कराए। इनके ब्लड्स लिए गए, इनके सीमन लिए गया, उनका डेड बॉडी के अंदर जो कंडोम्स और वो चीज़ मिली उनसे मैच कराए गए। डीएनए के अंदर सारी चीज़ें भेजी गई, वहाँ से ये करी। फिर सारी एविडेंसेस इकट्ठी करके कोर्ट में आ गया सारा। कोर्ट में आने के बाद चार्ज लग गया। अब चार्ज के बाद दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि 7 वकील उनकी तरफ से पेश हो रहे थे, आरोपियों की तरफ से। आरोपियों की तरफ से, और 7 के 7 बहुत सीनियर वकील थे। अब उनके साथ भी लड़ना और अपने केस को भी प्रूव करना, ये एक बहुत दिक्कत वाला काम था। सुरेंद्र पाहवा उस टाइम यहाँ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे मेरे साथ, और उनके साथ मेरे अच्छे वैसे भी बहुत भाइयों जैसे संबंध हैं। तो हमने मिल के फिर इसका वो ट्रायल शुरू किया। सबसे पहली दिक्कत थी उस लड़की की पहचान। सिर्फ कपड़ों के बेस पे पहचान कर रखी। पुलिस ने यहाँ एक चूक कर दी थी, उसका डीएनए नहीं कराया। अब हम उस वक्त डीएनए कराने का कोई बहाना नहीं मिल रहा था। तो जिस टाइम उसकी बहन ने गवाही देनी शुरू की तो उससे हमने कहलवाया कि जी मैंने कपड़े देख कर उससे पहचान की। तो हमारे यहाँ पे सीनियर वकील हैं जेके गक्कड़, उन्होंने जब जिरह करनी शुरू की तो सबसे पहले उन्होंने यही सवाल उठा दिया। अब उसका फ़ायदा हमको मिला। उन्होंने सीधा कहा कि वो उस लड़की को वैसे तो नहीं पहचान सकते थे ना तुम? तो उसने कहा कि जी नहीं, वैसे तो पहचान का कोई था ही नहीं, वो इतनी ज़्यादा उसकी शक्ति, वो ख़राब हालत हो चुकी थी कि हमने सिर्फ जो उसने कमीज़ पहन रखी थी, स्वेटर पहन रखी थी, उससे पहचाना था। तो जैसे ही उन्होंने सवाल पूछा मैं वहीं साथ साथ दरखास्त लिखने लग रहा था। मैंने उसी टाइम डीएनए के लिए मैंने कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन दी जी, क्योंकि डिफेंस ने इसकी आइडेंटिटी पे सवाल उठा दिया, इसलिए ज़रूरी है कि इसका डीएनए कराया जाए। एफएसएल में लड़की की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं अभी, और लड़की की माँ जिंदा है, उसका सैंपल लेके और इसका मैच कराया। तो उनका भी ठीक है, हम जवाब दे देते हैं, लेकिन कोर्ट ने बोले कि जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो कोर्ट को देखना है कि इसका डीएनए कराया जाए या ना कराया जाए। उन्होंने डीएनए की दे दी और डायरेक्शन दे दी स्टेट को कि 3 दिन के अंदर अंदर इसका डीएनए कलेक्ट भी करो और सैंपल लेके और इसकी रिपोर्ट करो। ये हाई कोर्ट चले गए कि जी हमको मौका नहीं मिला। हाई कोर्ट में जस्टिस रितु बारी की बेंच में लगे आए
उन्होंने जाता कहा कि इसमें तुमको मौका चाहिए किस लिए, अगर ये वो लड़की नहीं है तो आपको फायदा मिल जाएगा, वो है तो उसकी पहचान वो हो जाएगी, इसमें दिक्कत क्या है आपको। उन्होंने वो डिसमिस कर दी। 3 दिन बाद वो डीएनए रिपोर्ट आ गई कि ये लड़की वही लड़की है। तो वो जो एक कमी रह गई थी वो वहां हमने सुधार कर ली। फिर इसके अंदर एक अनजाने में ही हुई थी, लेकिन उसका हमने फिर बेनिफिट उठाया। तहसीलदार के सामने मुलजिमों की वो हुई थी, पूछताछ जो उनसे थी, और उन्होंने जो इकबाल किया, जो जुर्मकार जो चीज़ बरामदगी कराई, उस टाइम तहसीलदार वहाँ मौजूद, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के दौर पे। तो हमने उसको मजिस्ट्रेट मान लिया। वहाँ पे कोर्ट को ही बताया कि ये मजिस्ट्रेट है, और मजिस्ट्रेट के सामने दिए हुए बयान जो हैं वो पुलिस के सामने दिए हुए बयानों से अलग होते हैं, उनकी कीमत बढ़ जाती है। इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को सारा वो मान रखा है। फिर उनके बयानों के बाद जहाँ जहाँ उन्होंने कपड़े जलाए थे, उसके जो भी उन्होंने राख वगैरह थी वो हमने सारी उठवा के वो सारी मैच कराई, सबके फोन्स की लोकेशन पिन पॉइंट करवाई कहाँ पे। सारे जितने मुल्जिम थे उन सब की डीएनए की मैचिंग कराई, सबके सीमन और ब्लड उस लड़की के साथ वो किए, उसके लड़की की बॉडी के अंदर वो सारे के सारे बरामद। जूतों के अंदर मिट्टी जो थी वो हमने साबित कराई, उसके अंदर सारी चीज़ थी। इसमें कुल मिला के ये कह सकते हैं कि जो केस का जो बेस था वो पूरी तरह से साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, इसमें कोई आई विटनेस नहीं था। सारा का सारा केस ये साइंटिफिक एविडेंस, सर्कमस्टांशियल एविडेंस उनके ऊपर बेस था, और ये शायद पहला ऐसा केस था कि जिसके अंदर कंप्लीट साइंटिफिक एविडेंस के बेसिस के ऊपर सजा की गई, और सजा के बाद जो बहस का काम शुरू हुआ उसके अंदर हमने सबके लिए फांसी की सजा की वो की थी कि कितना घिनौना क्राइम। ये पहला ऐसा केस था आज़ादी के बाद जिसमें एक ही केस में कोर्ट ने एक साथ 7 आदमियों को फांसी की सजा दी थी। यहाँ से इस फांसी की सजा के बाद हाई कोर्ट गया ये केस, हाई कोर्ट ने इसको अपहोल्ड किया और एक और काम किया, यहाँ सब पे 1-1 लाख रुपए जुर्माना किया गया था। हाई कोर्ट ने वो जुर्माना 50 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। डेथ सेंटेंस तो बरकरार रखी ही रखी, लेकिन जुर्माने की रकम जो है वो जो इनकी 7 लाख थी, 7 की, वो बढ़ा के 50 लाख रुपए कर दी। अब वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और उम्मीद यही है क्योंकि इसके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक एविडेंस है कि बचने की कहीं से कोई नहीं। तो 22 दिन में फांसी तक, 22 में घटना से, घटना के जिस दिन ट्रायल शुरू हुआ था इसका नवंबर की 23-24 तारीख को, 16 या 17 दिसंबर को इसका फैसला आ गया था। तो ये 22 दिन के ट्रायल के अंदर पूरी सज़ा की गई। इसी केस के लिए उसी 26 जनवरी को स्टेट ने मेरे को एक कमेंडेशन के लिए वो दिया था, मेरे को सम्मानित किया था इसी केस को सुनकर, वहाँ पे अवार्ड दिया था 26 जनवरी को। तो ये एक बहुत ऐसा केस था जिसको करके खुशी भी मिली, क्योंकि तो कोर्ट की यहाँ स्थानीय कोर्ट की क्या टिप्पणी रही थी इस केस में? स्थानीय कोर्ट ने कई बहुत सुंदर टिप्पणियां की हुई थी। एक तो उसने ये कहा था कि लड़की का शरीर कोई सोमनाथ का मंदिर नहीं है जिसको कोई भी गजनी आएगा और लूट के चले जाएगा, और ऐसे काम करने वाले को किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन मेरे को ध्यान नहीं है, कविता का भी उन्होंने जब सजा सुनाते हुए कविता का भी उसमें जिक्र किया था। एक खास बात उन्होंने कही थी जिसका
लड़की का नाम जिसके साथ कोई भी इस तरीके की घटना हो, उसका नाम नहीं छापा जाता। जैसे निर्भया नाम दे दिया, कोई और दे दिया। तो उन्होंने ये कहा था कि इस लड़की का मेरे को मजबूरन नाम छुपाना पड़ रहा है। लड़की का क्या कसूर है कि उसको क्यों अपना नाम छुपाना पड़े, उसको क्यों निर्भया का नाम दिया जाए। नाम छुपाएं तो वो छुपाएं जिन्होंने ये गलत काम किया है। लड़की ने क्या गलत किया है जो उसको अपना नाम छुपाना पड़े। तो मैं उसने ये लिखा है कि मैं इस हक में ही नहीं हूं कि लड़की अपना नाम छुपाए। लड़की को इतना बोल्ड होना चाहिए ये कहने के लिए कि मेरे को किस लिए छुपाना अपना नाम। मेरा शरीर गंदा किया है, मेरी आत्मा थोड़ा ना गंदी की है। तो वो दो ये कमेंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे और हाई कोर्ट ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया था कि ये बहुत बहुत बढ़िया जजमेंट है। करीबन 350 पेजेस का जजमेंट है वो। उसके अंदर एक एक पॉइंट जिस तरीके से उन्होंने लिया हुआ है, हर मुलजिम का अलग अलग गवाही, अलग अलग सबूत वो करके